हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, वक्त हो चुका है अपने जीके और जीएस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखने का। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज हम लोग बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो आइए, पहला शानदार सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करा कि नैतिक निकास की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है महात्मा गांधी। तो नैतिक निकास की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। अभी तक आपने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, लेकिन ये नया क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि आप इसमें नैतिक निकास की व्याख्या को जानेंगे। तो देखिए, बात होती है जब आपके यहाँ ब्रिटिश शासन लागू था, तो उस समय क्या था कि भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेज़ों को अधिक महत्व दिया जाता था। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उनका नियुक्ति की जाती थी। तो इस संदर्भ में नैतिक निकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं दादा भाई नौरोजी जी। कौन? दादा भाई नौरोजी जी व्याख्या करते हैं नैतिक सिद्धांत नामक नैतिक निकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व पदों से वंचित करने की जो नीति है, यही नैतिक निकास की नीति के नाम से जानी जाती है। अगर बात किया जाए तिलक महोदय की, बाल गंगाधर तिलक जी की, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा पत्र में, इनके द्वारा एक संपादन होता था मराठा पत्र का, उसमें इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किया था, धन निष्कासन का विरोध किया था। आगे चलते हैं, एडम स्मिथ जी की बात किया जाए तो एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इनको जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी दादा भाई नौरोजी, बायो वृद्ध पुरुष की भी उपमा इन्हें दी जाती है। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर इसको श्रेणी में रखा जाए तो कहीं भी जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कह रहा है कि 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछ रहा है जो 1857 का संग्राम हुआ था, विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला करा चर्चिल, ऑप्शन नंबर दूसरा करा एडम पामस्टर, ऑप्शन नंबर चौथा करा ग्लेड स्टोन। तो इसमें बताना कि 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। 1857 की क्रांति को, जिसको वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा देते हैं, इसमें बताना कि इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात किया जाए कि 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम पाम स्टर्न के रूप में देखने को मिलता है। अगर इटली महोदय जी की बात किया जाए तो भारत की आज़ादी के समय, यानी 15 अगस्त 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ है, और 1947 में 1947 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे इटली महोदय। जबकि अगर चर्चिल की बात किया जाए तो चर्चिल एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर की उपमा दी थी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा गोपाल कृष्ण, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा विश्वनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। देखिए, यह वह दौर था जो भारत के अंदर जो दलित वर्ग थे उनकी स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति उनकी हो गई थी। तो ऐसे समय में विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू किए गए, विभिन्न तरह की संस्था की स्थापना की गई, और उनमें से एक प्रमुख हो जाता है आपका सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना होती है 24 सितंबर 1873 को। कब होती है? 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? यह हो जाती है आपके पुणे के अंतर्गत। किसके अंदर होती है? पुणे के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है 24 सितंबर 1873 को। और किस महापुरुष के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए इस संस्था की स्थापना की जाती है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ज्योतिबा फूले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। तो एक बार फिर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होता हुआ। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या फरमा रहा है, आइए देखते हैं।
करा किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। करा किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का वर्णन है। देखिए, जैसे आपके जो है राष्ट्रपति महोदय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल महोदय के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अनुच्छेद 213 या ऑप्शन नंबर चौथा करा अनुच्छेद 108। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, अगर ऑप्शन नंबर पहले की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, ऑप्शन नंबर पहले की बात किया जाए, यानी आप अनुच्छेद 123, तो अनुच्छेद 123 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति महोदय जो हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका पहला कह रहा है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 की बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से इसके किसी भी मामले में सलाह ले सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 213 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्य के राज्यपाल महोदय को यह अध्यादेश शक्ति का वर्णन करता है, अनुच्छेद नंबर 213 आपका। जबकि वहीं अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि अनुच्छेद 108 का, तो अनुच्छेद 108 आपके संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। संयुक्त बैठक मतलब कि आपका लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इस संदर्भ में जो प्रावधान है वह आपका अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दिया गया है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह कह रहा है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है। ऑप्शन नंबर पहला करा भाग 3, ऑप्शन नंबर तीसरा करा आपका भाग 2, ऑप्शन नंबर दूसरा करा भाग 2, ऑप्शन नंबर तीसरा करा भाग 4 या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका भाग 1। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, यह आपको बताना है। अगर हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियों के अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान बटा हुआ है। तो इसमें जो है प्रत्येक भाग के अंतर्गत अलग अलग आपकी बातों का उल्लेख किया गया है। तो अगर भाग 3 की बात किया जाए तो भाग 3 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार से संबंधित बातें हैं, यानी कि भाग 3 आपका मौलिक अधिकार को बताता है। भाग 4 की बात किया जाए तो भाग 4 आपका डीपीएसपी को बताता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या करता है आपका भाग 4, यानी भाग 4 हो जाता है आपका डीपीएसपी से संबंधित डीपीएसपी। भाग 1 की बात किया जाए तो भाग 1 आपका संघ राज्य क्षेत्र की व्याख्या करता है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या करता है भाग 1। तो बचा कौन, भाग 2 आपका बचा, यानी भाग 2 के अंतर्गत आपके जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। और भाग 2 के भी अंतर्गत आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 आपका नागरिकता से संबंधित हो जाता है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 आपका नागरिकता से, सिटीजनशिप से संबंधित हो जाता है। इसके अंतर्गत भारत की नागरिकता के संदर्भ में आपके प्रावधान दिए गए हैं। जो व्यक्ति पाकिस्तान को प्रवर्जन हो चुके हैं उनके संदर्भ में नागरिकता क्या प्रावधान है, किस स्थिति में आपकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है, किस स्थिति में आपको नागरिकता संबंधी अधिकार दिए जा सकते हैं, इन सारी बातों का जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, और करा स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर पहला करा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सीडी देशमुख या ऑप्शन नंबर चौथा करा हीरालाल जे कानिया। तो बताना स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी की बात किया जाए तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। किसके, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिन्हें जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की बात किया जाए तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रपति के रूप में। सीडी देशमुख साहब की बात किया जाए तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे कौन, सीडी देशमुख साहब आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इनका पूरा नाम था चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख। जबकि अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर चौथे की यानी हीरालाल जे कानिया जी की, तो हीरालाल जे कानिया जी वह प्रथम व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, सीजेआई बने, भारत के पहले भारतीय सीजेआई के रूप में, सीजेआई के रूप में देखने को मिलते हैं हीरालाल जे कानिया जी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा भोपाल गैस कांड
भोपाल कांड किस गैस के रिसाव से हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला करा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा एथिल मर्केप्टन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा मिथाइल आइसोनेट, ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल कांड, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी, यह आपको बताना है। तो अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर पहले की, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिसाव से तो कोई कांड होगा नहीं आपका इस प्रकार का। मेथिल मर्केप्टन की बात किया जाए तो देखिए, जो हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं एलपीजी गैस, कौन सी एलपीजी गैस, खाना बनाने के लिए, उसमें क्या कहता है, किसी भी आप गैस को देखेंगे तो वो गंधहीन होती है, ठीक है। अब हुआ ये कि गैस गंधहीन है, उसके साथ साथ में ज्वलनशील भी है। दुर्घटनाओं आदि से बचाने के लिए इसमें एक अलग से तत्व मिलाया गया जो एथिल मर्केप्टन कहलाता है, और जो कि गैस में एक एलपीजी गैस में एक विशिष्ट जो आपकी गंध आती है उसका कारण होता है। तो एथिल मर्केप्टन आपके जो है एलपीजी गैस में मिलाया जाता है, किसके लिए, गंध के लिए मिलाया जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि गैस आपका खुला हुआ रेगुलेटर से, और वो उसमें से गंध आती है, तो हम लोग जान जाते हैं कि हमारा गैस जो है ऑन है, और उसको जाकर हम लोग ऑफ कर देते हैं, और इस तरह जो हमारी दुर्घटना होती हैं उनसे हम लोग जो है अपने आप को बचा लेते हैं। तो एथिल मर्केप्टन आपका जो है एलपीजी गैस में गंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जबकि बात किया जाए मिथाइल आइसोनेट का, किसका, ऑप्शन नंबर तीसरे का मिथाइल आइसोनेट, तो यह भोपाल गैस कांड से आपका संबंधित हो जाता है। भोपाल में इसी गैस के रिसाव के कारण एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिलती है। अगर इसके केमिकल फार्मूला की बात किया जाए, अगर हम लोग इसके रासायनिक फार्मूले की बात करें, तो C2 क्या हो जाएगा हमारा, C2H3NO के रूप में देखने को मिलता है, मिथाइल आइसोनेट। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, और कह रहा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 1 दिसंबर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 2 दिसंबर। तो इनमें से हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा वह आपको बताना है। तो अगर हम लोग 5 अक्टूबर की बात किया जाए, किसकी, अगर हम लोग 5 अक्टूबर की बात करते हैं, तो 5 अक्टूबर को आपका डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी डीडी मनाया जाता है, डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस, कौन सा, बाल दिवस, और बाल दिवस के साथ साथ में ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है भैया, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस। 1 दिसंबर की बात किया जाए तो 1 दिसंबर को आपका एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर। और 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब बनेगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 2 दिसंबर। इसके साथ ही छोटा सा निवेदन आप सभी से कि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे करा कि वास्को डिगामा की कब्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करा गाजीपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कोचीन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा दिल्ली, या ऑप्शन नंबर चौथा करा सासाराम। तो यहाँ पर वास्को डिगामा की कब्र आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए, वास्को डिगामा क्या करता है कि भारत से जो समुद्र मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति होता है यूरोप कंट्री से, वह होता है आपका वास्को डिगामा। और यह 1498 में, कब, 1498 में समुद्री मार्ग की खोज करता है, 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा की बात किया जाए तो वास्को डिगामा जो है, इसकी कब्र जो है वह आपकी कोचीन में देखने को मिलती है। कहाँ पर, कोचीन में देखने को मिलती है वास्को डिगामा की कब्र। आपके ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कोचीन में देखने को मिलती है। जबकि अगर बात करें गाजीपुर में, तो लॉर्ड कार्नवालिस, किसकी, लॉर्ड कार्नवालिस की जो कब्र देखने को मिलती है आपकी, वह मिलती है आपकी गाजीपुर के अंतर्गत। और कार्नवालिस कौन था, तो भारत में जो सिविल परीक्षा चल रही, सिविल सेवा का जनक जो होता है वह आपका कार्नवालिस के रूप में देखने को मिलता है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में किसकी कब्र है वह देखने को मिलती है आपकी, तो हुमायूं का मकबरा या कब्र आपकी दिल्ली में देखने को मिलती है, और शेर शाह सूरी की आपकी सासाराम बिहार में देखने को मिल जाती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि एलिसा परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला करा मलेरिया, ऑप्शन नंबर दूसरा करा डेंगू, ऑप्शन नंबर तीसरा करा एड्स, या ऑप्शन नंबर चौथा करा काली खांसी। तो एलिसा परीक्षण आपका किस रोग से संबंधित हो जाता है। अगर एलिसा की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और जो एलिसा परीक्षण किया जाता है यह विशेष रूप से आपका एड्स रोग की जांच के लिए यह आपका चेकअप किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि शेविंग में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर पहला करा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर तीसरा करा समतल दर्पण या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो शेविंग में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। तो भैया देखो, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है कि उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं का दर्पण प्रयोग करते हैं या अवतल लेंस का दर्पण हम लोग प्रयोग करते हैं, यह आपको बताना। देखो भैया, जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, तो आपका बड़ा चेहरा दिखाई देता है और दाढ़ी बनाने में आपकी शेविंग करने में आसानी हो जाती है। जबकि जो कार या वाहन आपके हैं उनको पीछे का दृश्य देखने के लिए जो ड्राइवर साइड में आपके जो है मिरर लगा होता है, जो बैक आपका जो दिखाता है, उसमें क्या होता है, उसमें उत्तल लेंस दिखाई देते, उत्तल लेंस का वो उदाहरण होता है। उसमें क्या होता है कि बड़ी वस्तु छोटी आकार में दिखाई देती है। तो शेविंग में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वह आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और वह कह रहा है कि भारत सरकार का बैंक होता है। ऑप्शन नंबर पहला करा SBI, ऑप्शन नंबर दूसरा करा RBI, ऑप्शन नंबर तीसरा करा पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन नंबर चौथा करा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारत सरकार का बैंक कौन सा इसमें से होता है? भारत सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक की उपमा दी जाती है RBI को। किसको? RBI को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है RBI की। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, वर्तमान गवर्नर की बात किया जाए, तो 25वें गवर्नर के रूप में, किस रूप में? 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। और कारक भारत के कितने राज्य तट से लगते हैं, समुद्र तट से लगते हैं? ऑप्शन नंबर पहला करा 5, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 4, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 9 या ऑप्शन नंबर चौथा करा 15। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा से लगते हैं? तो देखिए, अगर बात किया जाए भारत के राज्यों की स्थिति के रूप में, तो ये आपका पूर्वी तट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। इधर जो आपके राज्य लगते हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके? इनमें आपका गुजरात हो जाएगा, इनमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, इनमें आपका गोवा हो जाएगा, इसमें आपका कर्नाटक हो जाएगा, इसमें आपका केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी अगर हम लोग टोटल बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 राज्य आपके ऐसे हैं जो आपके तटवर्ती सीमा से लगते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर पहला करा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर दूसरा करा पायरोलुसाइट, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अर्जेंटाइन या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से चांदी का अयस्क कौन सा है यह आपको बताना है। तो देखिए, बॉक्साइट की बात किया जाए तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है यह होता है आपका बॉक्साइट। क्या होता है? एल्युमिनियम का जो आपका अयस्क होता है यह होता है आपका बॉक्साइट। जबकि जो मैग्नीज का अयस्क होता है यह पायरोलुसाइट होता है। किसका? मैग्नीज का जो होता है यह होता है आपका पायरोलुसाइट। जबकि बात करें ऑप्शन नंबर तीसरे की अर्जेंटाइन, तो अर्जेंटाइन हो जाता है आपका चांदी का अयस्क। कौन सा? चांदी का अयस्क हो जाता है आपका अर्जेंटाइन, या इसी को दूसरा अयस्क होता है इसमें आपका हार्न सिल्वर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का 15वां और अंतिम क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर पहला करा भील, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गोंड, ऑप्शन नंबर तीसरा करा संथाल या ऑप्शन नंबर चौथा करा मुंडा। तो इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में देखने को मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। भील जनजाति जो आपकी है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में देखने को मिलती है। इस तरह से आज का हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चंस की जो एक सीरीज़ थी उसको हम लोग देखने का प्रयास करें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।